हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत 2011 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र टीजीटी का पार्ट 1 कराया गया था। आज हम लोग पार्ट 2 यानी कि आगे कंटिन्यू करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को जो कि आपके 2011 के एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं टुडे फैक्ट के साथ। आइए देखते हैं आज के टुडे फैक्ट में क्या है। दोस्तों, टुडे फैक्ट में आज हम आप लोगों को बताएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया। सबसे पहले दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ये सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, फ्री लिविंग माइक्रोब्स एंड एसोसिएटिव माइक्रोब्स। दोस्तों, जो ये सिम्बायोटिक माइक्रोब्स होते हैं इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, और ये भी आप लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग किस में किया जाता है, लेग्यूम क्रॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। सिम्बायोटिक माइक्रोब्स में दोस्तों क्या होता है, ये जो राइजोबियम होता है ये सिम्बायोसिस होता है, यानी कि प्लांट के साथ ये एक सहजीवी जीवन व्यतीत करता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि राइजोबियम है। दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होगा कि बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं ये मेनली क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? मेनली क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक क्रॉप के लिए एक राइजोबियम कल्चर आता है। इस प्रकार से राइजोबियम का यूज जो होता है दोस्तों वो लेग्यूम क्रॉप में किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि ये जो राइजोबियम होते हैं ये लेग्यूम क्रॉप के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जब हम कल्चर देते हैं तो इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग में सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे फ्री लिविंग माइक्रोब्स की। फ्री लिविंग माइक्रोब्स का एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? यूज्ड इन शुगर केन एंड सीरियल क्रॉप्स, जैसे कि वीट एंड राइसेस। एक्चुअली दोस्तों, ये जो होता है फ्री लिविंग जो एजोटोबैक्टर होता है ये राइजोबियम यानी कि राइजोस्फीयर एंड नॉन राइजोस्फीयर जोन दोनों जगह देखने को मिलते हैं। यानी कि जो राइजोबियम यानी कि जो जड़ होती है दोस्तों, जड़ के आसपास वाले क्षेत्रों में और मृदा में दोनों जगह या स्वतंत्र रूप से देखने को मिलते हैं। ये रूट सिस्टम में भी पाए जाते हैं। ठीक है, रूट सिस्टम जो होता है उसके आसपास ये स्वतंत्र रूप से देखने को मिलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है फ्री लिविंग माइक्रोब्स का एजोटोबैक्टर। थर्ड नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ये जो कि है एसोसिएटिव माइक्रोब्स। एसोसिएटिव माइक्रोब्स, इसका एग्जाम्पल एक है एजोस्पाइरलम। क्या है? एजोस्पाइरलम। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। इसका प्रयोग सॉर्गम में किया जाता है, और पर्टिकुलर दोस्तों ये राइजोस्फीयर जोन कहाँ पे कार्य करता है? ये पर्टिकुलर ये राइजोस्फीयर जोन मीन्स रूट जोन में पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सॉर्गम है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, इमेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले सिम्बायोटिक माइक्रोब्स है। सिम्बायोटिक माइक्रोब्स आप लोग देख पा रहे हैं राइजोबियम का इमेज भी लगा हुआ है आपके सामने। इसमें यूजेस की बात की जाए तो यूज लिखा है लेग्यूम क्रॉप्स। ठीक है, नहीं जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें पाया जाता है, और इसकी जो गांठें होती हैं दोस्तों ये पिंक कलर की होती हैं। और यदि आप लोग आसानी से देखना चाहें तो बरसीम की जो फसल होती है, क्रॉप होती है दोस्तों, अगर उसे आप लोग उखाड़ के देखेंगे तो उसके जड़ों में आपको इसकी गांठें आसानी से देखने को मिल जाएंगी। दूसरी मैंने बात की थी किसकी? फ्री लिविंग माइक्रोब्स की। इसका इमेज आपके सामने है, एजोटोबैक्टर यूज्ड इन कॉटन एंड सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट एंड राइस। थर्ड नंबर पे मैंने बात की थी दोस्तों एसोसिएटिव माइक्रोब्स की। एसोसिएटिव माइक्रोब्स जो होते हैं इसका इमेज आप लोगों के सम्मुख दिया गया है, और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? सॉर्गम में। दोस्तों आइए हम आप लोगों को जूम इन करके दिखाते हैं इमेज में। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके जो रूट्स है, रूट्स के आसपास
ये जो येलो कलर के दिखाए गए हैं यही क्या है, एजोस्पाइरलम है। और ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे दोस्तों जड़ के पास में भी ये चिपके हुए हैं, यानी कि ये मृदा में स्वतंत्र रूप से भी दोस्तों अगल बगल जड़ के देखने को मिल सकते हैं, यानी कि एसोसिएटिव जो होते हैं ये जड़ के साथ और जड़ के अगल बगल जो होते हैं ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो रूट जोन में आप लोग देख पा रहे हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं पर्टिकुलर, ये राइजोस्फीयर जोन यानी कि रूट जोन में देखने को मिलते हैं एसोसिएटिव, और इसका एग्जाम्पल है एजोस्पाइरलम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग और एसोसिएटिव। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? सिंधु, आम्रपाली, अर्कापुनीत, नीलम। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा सिंधु। सिंधु वैरायटी जो है आम की ये क्या है, सीडलेस वैरायटी है मैंगो की। और ये किससे निकली है दोस्तों? सिंधु वैरायटी जो है ये किसके क्रॉस से बनाई गई है? ये रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनाई गई है। कई बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, रत्ना और अल्फांसो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनाई गई और ये मैंगो की एक सीडलेस वैरायटी है। दोस्तों दूसरी बात करें आम्रपाली की। आम्रपाली आप लोगों को पता है ये किसके क्रॉस से निकली है? दशहरी और नीलम के क्रॉस से आम्रपाली वैरायटी निकली है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, सूरीनाम चेरी। सूरीनाम चेरी निम्न में से किसके मूल ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त होती है? मीठी चेरी, खट्टी चेरी, जामुन, नींबू। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सूरीनाम चेरी जो है पूछा गया है किसके रूप में? सूरीनाम चेरी इन यूज्ड फॉर विच एज अ रूट स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। जो दिए गए हैं इसमें किसके रूप में, मूल ग्रंथ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मीठी चेरी। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? मीठी चेरी। मीठी चेरी के मूल ग्रंथ के रूप में यानी कि रूट स्टॉक के रूप में सूरीनाम चेरी का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो कैंडिडेट्स नए हैं वो एक बार सुन लें दोस्तों, ये जो कराया जा रहा है सेट ये 2011 का आपका टीजीटी में पूछे गए प्रश्न पत्रों से लिए गए प्रश्न है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। ललित किस फल की एक उन्नतशील प्रजाति है? ललित दोस्तों पूछा गया है किसकी एक उन्नतशील प्रजाति है? अमरूद, बेर, पपीता या सेब। दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा? अमरूद। किसकी किस्म है? अमरूद। अमरूद का दोस्तों आप लोगों को बॉटनिकल नेम पता होगा, सीडियम गुआजावा है। और फैमिली की बात करें तो दोस्तों अमरूद की क्या है? मेटेसी है। गुणसूत्र संख्या इसकी होती है 2n=22। ठीक है, ये डिप्लॉयड होती है। और ट्रिप्लॉयड की बात करें दोस्तों तो ये कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। ओरिजिन जो है दोस्तों इसकी उष्ण अमेरिका है। क्या दोस्तों? उष्ण अमेरिका। और अमरूद में दोस्तों पैक्टिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग जेली बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक, आइए और इसकी एक महत्वपूर्ण वैरायटी है दोस्तों L49 यानी कि लखनऊ 49, जिसे सरदार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछी गई है, तो आप लोग याद रखेंगे L49 यानी कि जिसे सरदार अमरूद के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो इस वैरायटी को आप लोग भी ध्यान रखेंगे। इसे चीमा ने 1927 में विकसित किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। पूसा मंजरी किस सब्जी की एक उन्नतशील प्रजाति है? लौकी, करेला, तुरई, चिंचिड़ा। यानी कि बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, रिज गार्ड या स्नेक गार्ड। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा लौकी। पूसा मंजरी किसकी एक महत्वपूर्ण वैरायटी है? ये एक लौकी की महत्वपूर्ण वैरायटी है, पूसा मंजरी। तो राइट आंसर क्या होगा? बॉटल गार्ड।
क्या होगा दोस्तों? बॉटल गार्ड। ये लौकी के एक उन्नतशील और संकर किस्म है। क्या दोस्तों? उन्नतशील और संकर किस्म। ये किसके क्रॉस से तैयार की गई थी? पूसा समर, पूसा समर पैसिफिक राउंड तथा SL11। पूसा समर आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे। पूसा समर पैसिफिक राउंड व SL11 से तैयार की गई है और ये एक संकर और उन्नतशील किस्म है। ठीक है, उत्पादन की बात करें तो लगभग में दोस्तों इसका उत्पादन जो होता है 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, अनार की जल्लौर बीज रहित यानी कि सीडलेस वैरायटी जो है अनार की वो कौन सी है दोस्तों? इसमें से सॉरी, जल्लौर बीज रहित किस्म जो है प्रजाति, ये किस राज्य में उगाने के लिए संस्तुत की गई है? आप लोगों को बताना है। जल्लौर सीडलेस वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट इज रिकमेंडेड फॉर कल्टीवेशन इन विच स्टेट? आप लोग बताएंगे ये किस राज्य के लिए रिकमेंडेड की गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? जी बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये सूखा सहन करने वाली अनार की एक बीज रहित किस्म है, यानी कि सीडलेस वैरायटी है। वहीं पे दोस्तों बात करें, एक और महत्वपूर्ण वैरायटी है जो कि डोलका के नाम से जानी जाती है। डोलका, ये गुजरात राज्य के लिए संस्तुत की गई है, गुजरात। और यहीं पे हम बात करते हैं एक दोस्तों कंधारी। कंधारी जो किस्म है अनार की, ये एक विदेशी किस्म है, विदेशी किस्म है। और इसका जो उत्पादन होता है यानी कि जो संस्तुत की गई है किस राज्य के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए संस्तुत की गई है। इसी तरह एक गणेश वैरायटी भी अनार की आती है जो कि आलंदी किस्म से निकाली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव है? कैल्शियम बताना है। कैल्शियम इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, मतलब कैल्शियम दोस्तों किसका एक प्रमुख अवयव है? प्रोटीन का, सेल वॉल का, क्लोरोप्लास्ट का या न्यूक्लिक एसिड का? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सेल वॉल। कैल्शियम जो होता है दोस्तों ये किसका एक प्रमुख अवयव है? सेल वॉल। सेल वॉल की दोस्तों एक और विशेषता है, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सेल वॉल का अभाव जंतु कोशिकाओं में होता है। और इसका एक प्रमुख अवयव कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम है। कैल्शियम जो होता है सेल वॉल का एक महत्वपूर्ण अवयव है जो कि प्रकाश संश्लेषण, जो कि पदार्थों के संश्लेषण में दोस्तों, जो कि पदार्थों के संश्लेषण में भाग लेता है। ये जड़ों के विकास में और कोशिका विभाजन में, साथ ही साथ पौधों की वृद्धि और प्रोटीन निर्माण में भी सहायता करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? लाइसीमीटर, पोटोमीटर, टेंसियोमीटर, आइग्जोनोमीटर? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की बात की गई है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? पौधों में दोस्तों वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा?
पोटोमीटर के द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, बी, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। लाइसीमीटर के द्वारा दोस्तों ई वाइपो ट्रांसपायरेशन को मापा जाता है। लाइसीमीटर, ई वाइपो ट्रांसपायरेशन, ई वाइपो ट्रांसपायरेशन को लाइसीमीटर के द्वारा मापा जाता है। टेंसियोमीटर की बात करें दोस्तों, तो टेंसियोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, टेंसियोमीटर के द्वारा मृदा की आर्द्रता को मापा जाता है। टेंसियोमीटर के द्वारा मृदा की आर्द्रता को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाई, यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टोमेटा जो होते हैं पर्णरंध्र, ये किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। जो पर्णरंध्र होते हैं दोस्तों, यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं ये पोटेशियम व हाइड्रोजन आयन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वह हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के द्वारा नियंत्रित, हाइड्रोजन आयन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पत्तियों की निचली सतह पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब पर्णरंध्र खुलते हैं तो क्या होता है, पर्णरंध्र के खुलने में दोस्तों के आयन जो होते हैं, यानी कि पोटेशियम आयन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और पर्णरंध्र जब बंद होते हैं तो क्या होता है, पर्णरंध्र जो पोटेशियम आयन जब अंदर कोशिकाओं में आता है तब ये खुल जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयन जब कोशिकाओं में अंदर आता है दोस्तों तो पर्णरंध्र खुल जाते हैं, और बाहर निकलने पर पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। आइए, और ये सर्वाधिक कहाँ पे जाते हैं, पाए जाते हैं दोस्तों, पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, वाष्पो उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है, मूल गोप, मूल रोम, बाह्य त्वचा या अंतः त्वचा। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा मूल रोम। जल तथा खनिजों का अवशोषण जो होता है कौन करता है, मूल रोम करते हैं। यानी कि जो रूट हेयर पाए जाते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, खनिज और जल का अवशोषण करते हैं, और उसके बाद दोस्तों जाइलम के माध्यम से संपूर्ण पौधे में फैलता है। और भोज्य पदार्थों का जो संवहन होता है वो कौन करता है दोस्तों, भोज्य पदार्थों का वो फ्लोएम करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है, SO2, CO, N2O, CO2। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा CO, यानी कि बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो स्वचालित वाहन यानी ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं दोस्तों, इनके द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों काफ़ी विषैली गैस होती है। क्या होती है, बहुत ही विषैली गैस होती है। इसकी अधिकता में क्या हो सकता है दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों बताया जाता है कि ठंड के दिनों में बंद कमरों में हमें कोयले की अंगीठी जलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है दोस्तों हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या होती है, जहर बना देती है, और जिससे कि क्या होता है,
मनुष्य की दोस्तों मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए बताया जाता है दोस्तों कि हमें बंद कमरों में कभी भी अंगीठी जलाकर, कोयले की अंगीठी जलाकर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसी के साथ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। नेक्स्ट, क्लोरोफिल आर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, ट्रांसमिट ग्रीन लाइट, नन ऑफ द एबव। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द एबव। इसमें से इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। दोस्तों होता क्या है, क्लोरोफिल जो होते हैं ये हरे रंग के क्या होते हैं? लवक होते हैं। क्या होते हैं? हरे रंग के लवक होते हैं। इनकी खोज की बात की जाए तो इनकी खोज सिम्पर ने की थी। खोज जो थी क्लोरोफिल की, सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने, सिम्पर ने की थी। और 1885, ठीक है, 1885 में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें पत्तियों व पौधों में इन्हें खोजा था। और इन्हीं के कारण जो होता है पत्तियों और पौधों का रंग दोस्तों हरे रंग का दिखाई पड़ता है। क्लोरोफिल दोस्तों होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि मतलब लाल और नीले रंग के प्रकाश में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। लाल और नीले रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नाइट्रेट अवकारक यानी कि नाइट्रेट रिडक्टेज किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, गोल्जी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर साइटोप्लाज्म में। नाइट्रेट रिडक्टेज किस में पाया जाता है आप लोगों को बताना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा साइटोप्लाज्म। जो नाइट्रेट रिडक्टेज होता है दोस्तों ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एक्टिव साइड मोशन की बात की जाए तो उसमें दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन परिवहन में दोस्तों ये सहायता करता है। ठीक है, एक्टिव साइड मोशन में बात दोस्तों की जाए तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के समय दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय उनका संचालन जो होता है दोस्तों वो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के ही कारण होता है। आइए इसी के साथ हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, न्यूक्लियस में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया दोस्तों कहाँ पे होती है? आइए हम बताते हैं दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? साइटोप्लाज्म में। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, और ये क्रिया जो होती है दोस्तों सभी जीवित जीवों में होती है। इस क्रिया को दोस्तों सर्वप्रथम किसने खोजा था? इम्डेन। खोज जो की थी ग्लाइकोलाइसिस की वो साइंटिस्ट थे इम्डेन, मेयरहॉफ, और पायरनस नामक साइंटिस्ट ने दोस्तों इसे मिलकर खोजा था। इन्हीं के नाम पे दोस्तों इसका नाम ईएमपी पथ रखा गया है। इन्हीं के नाम पे, तीनों लोगों के नाम पे दोस्तों ईएमपी पथ इसे रखा गया है। इस क्रिया में दोस्तों क्या होता है? ग्लूकोज का जो एक अणु होता है दोस्तों उसके टूटने से
पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। यह भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में जो ग्लूकोज का एक अणु होता है, एक अणु के टूटने से कितने पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है? तो ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम क्या है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की बात दोस्तों की गई है। तो जैसा कि आप लोग जो दोस्तों जानते हैं कि गेहूं जो होती है ठंडे मौसम की एक फसल होती है, ठीक है। और इसके बीज की बात की जाए तो बीज के जमाव के लिए दोस्तों जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। कितना होता है? 20 से 25। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त होता है। और बात करें वृद्धि की, वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर होता है उपयुक्त, वानस्पतिक वृद्धि के लिए तापमान जो होता है उपयुक्त तापमान वो 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। फसल पकने के समय दोस्तों जो टेम्परेचर होना चाहिए इसका, फसल पकने के समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो दोस्तों कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। दोस्तों अभी हाल ही में एक चर्चा बनी हुई थी, जो गेहूं का उत्पादन है दोस्तों वो अब की बार काफ़ी कम हुआ है। और उसका कारण क्या बताया गया है? उसका कारण दोस्तों बताया गया है हीट वेव। गेहूं के उत्पादन में जो कमी दर्ज की गई अब की बार दोस्तों, उसका कारण क्या बताया गया है? हीट वेव बताया गया है। यानी कि अधिक टेम्परेचर के कारण क्या हुआ दोस्तों? उत्पादन में कमी हुई। क्योंकि दोस्तों जब टेम्परेचर होता है, जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जब दोस्तों चला जाता है तो क्या होता है? फसल जो गेहूं की होती है दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ पकती है। तेज़ी के साथ पकने के कारण दोस्तों क्या होता है? इसके जो बीज होते हैं, गेहूं के जो बीज होते हैं दोस्तों, ये इसके दाने जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और जिससे क्या होता है दोस्तों, जो इसका वेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है? उत्पादन जो होता है गेहूं का काफ़ी प्रभावित होता है। और अभी हाल ही में हीट वेव चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि अधिक तापमान के कारण दोस्तों क्या हुआ? गेहूं के उत्पादन में काफ़ी कमी दर्ज की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधों में जल हानि यानी कि वाटर लॉस जो होता है वो किससे होता है? स्टोमेटा, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, स्टोमेटा एंड हाइडेथॉट्स बोथ ए एंड बी, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल्स एंड हाइडेथॉट्स। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सी। इसके लिए स्टोमेटा, हाइडेथॉट्स और मेसोफिल सेल वॉल सभी उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि जो वेपर फॉर्म में दोस्तों वाटर लॉस होता है वो स्टोमेटा से भी होता है, सेल वॉल से भी होता है, मेसोफिल से भी होता है और हाइडेथॉट्स से भी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए एंड बी। पौधों में स्टोमेटा, सेल वॉल, मेसोफिल और हाइडेथॉट्स के माध्यम से जो वाटर लॉस होता है वेपर फॉर्म में, इसी को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और एक दोस्तों आप लोगों ने शब्द सुना होगा इवापोट्रांसपायरेशन। तो जो पौधों से वाटर लॉस होता है उसे तो हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और नदी, नालों, भूमि, अदर फ्री सरफेस से जो वाटर लॉस होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। दोनों को मिला के दोस्तों क्या बनता है? इवापोट्रांसपायरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? अदर सरफेस से जो होता है दोस्तों, सॉरी वहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सॉयल
और नदी, तालाब, झरनों, समुद्र इत्यादि से होने वाला वेपर फॉर्म में वाटर लॉस क्या कहलाता है? इवापोरेशंस कहलाता है। और ट्रांसपायरेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। दोनों को मिलकर क्या क्या बनता है दोस्तों? इवापो ट्रांसपायरेशन बनता है। इसी को मापने के लिए अभी एक यंत्र यहाँ पे दोस्तों बताया गया था। क्या बताया गया था? लाइसी। अभी यहीं पे दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, उसमें यंत्रों की बात हुई थी और कौन कौन से यंत्र थे उसमें। यहाँ पे दोस्तों अभी आप लोगों को बताया गया था लाइसी मीटर।